हर एक बेटी के बाप को एक आवेदन देना चाहिए आर्म्स के लिए कि सरकार और प्रशासन मेरी बच्चियों की रक्षा करने में असमर्थ है, इसीलिए मैं इस आर्म्स के लिए आवेदन दे रही हूँ या अथवा दे रहा हूँ। क्योंकि प्रशासन से ऐसे ऐसे पापियों के दिलों में खौफ नहीं आने वाला है। दिलों में खौफ पापियों के तब जाएगा जब एक बेटी का बाप अपनी बेटी की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होगा। एक लड़की का परिवार अपनी बच्ची को उसकी अस्मत को बचाने के लिए खुद खड़ा होगा, और जब अपने से स्वयं से न्याय होगा तब जाकर उनके दिलों में खौफ पैदा होगा कि हाँ, मैं जो अभी किसी के साथ गलत करने जा रहा हूँ तो इसका अंजाम 5 मिनट 10 मिनट या फिर 1 घंटे 2 घंटे या 2 दिन के बाद क्या होने वाला है। मुझे प्रशासन महोदय या न्याय से हमें यही पूछना है कि हर चीज़ के लिए कहा जाता है कि न्याय नहीं है, ये कानून नहीं है, वो कानून नहीं है। जब एक माँ अपने कोख में 9 महीने रख के और अपने बच्ची को जन्म देने का अधिकार माँ का है, तो फिर उसके बारे में जानकारी सबसे पहले माँ को होना चाहिए या पूरे देशवासियों को होना चाहिए। उसके बाद ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। ग्रामीण लोग अपने अपने बाथरूम के लिए चले गए। हम लोग दूरा पर बैठे हुए थे। एक पड़ोस गांव के आदमी आके हमको बोले कि आपकी बच्ची पोखर में फेंकी हुई है। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज। अभी हम सरैया प्रखंड स्थित गोपी धनवत गांव में हैं और हमारे यहाँ मौजूदगी का कारण मैं क्या बयां करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस गांव में अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों कुछ ऐसी वारदात हुई है जिसके बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूं तो शायद मुझे लगता है कि ये जो परिवार है, जो इस घर को आप देख पा रहे हैं, इनके साथ भी मतलब शब्द नहीं मेरे पास आ पा रहे हैं कि मैं क्या कहूं। क्योंकि एक इसी गांव के लगभग 7-8 लोग मिल कर के एक बच्ची के साथ अन्याय कर बैठते हैं, उसके साथ दुष्कर्म की घटना होती है, मगर उसको सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन से बात की गई, जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन भी प्रशासन को सूचना दी गई, मगर प्रशासन ने इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से लगभग शायद मना कर दिया और इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता करके इससे पल्ला झाड़ते हुए दिखे। उसके बाद इस परिवार के लोग जब इस घटना के 1-2 दिन के बाद, संभवतः 26 तारीख को इस घर में घटना घटी, 28 तारीख को लड़की का देहांत हो गया। उसमें यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो दोषियों को बचाने में लगी हुई है। इस परिवार को आप देख सकते हैं, चूँकि अंदर आइए, मैं आपको इस परिवार के अन्य लोगों से आपको मुलाकात करवाता हूँ। ये अभी यहाँ पे जो बैठी हुई हैं, इधर दिखाइए, यहाँ जो बैठी हुई हैं ये उस लड़की की माँ है जिनके साथ ये कायराना हरकत की गई है। और तो इस घटना का मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? बच्ची आपको कैसे मालूम लगा कि बच्ची हमारी घर में नहीं है? बच्ची हमसे पूछ के गई थी कि माँ खाना लाए। हम सोचे कि बच्ची हाथ गोड़ धो के पीछे से आ जाएगी। उसके बाद जब 10-15 मिनट बीता तो मैं बच्ची को खोजने लगी खाना देने के लिए, पर मेरी बच्ची नहीं आवाज़ लगाई तो मैं घर में जाके देखी मेरी बच्ची नहीं थी। मैं पीछे की तरफ गई कि कहीं बाथरूम गई होगी, वहाँ भी देखे नहीं थी। उसके बाद हम अपने परिवार में बात किए। उसके बाद अगल बगल देखने लगे। इसी एवज में अगल बगल के लोग भी पूछने लगे क्या हुआ। हम बोले संध्या नहीं मिल रही है। फिर उन लोगों ने भी अपना सहयोग किया और हम लोग पूरे रात हर गाछी में हर जगह अपने बच्ची को इस उम्मीद से ढूंढते रहे कि काश मेरी बच्ची कहीं भी मिल जाए। लेकिन कि आप माँ हैं और माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बस थोड़ा सब्र लें और जो कुछ भी है आप स्पष्ट रूप से बातें करें। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। ग्रामीण लोग अपने अपने बाथरूम के लिए चले गए। हम लोग दूरा पर बैठे हुए थे। एक पड़ोस गांव के आदमी आके हमको बोले कि आपकी बच्ची पोखर में फेंकी हुई है। उसके पिताजी को बोले कि चलिए चलते हैं, बच्ची पोखर में है। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, बस थोड़ी ही दूर आगे गए थे कि वहाँ एक उसी अपराधी का परिवार वाले लोग ही उसको बोलेरो से लेकर आ रहे थे। अच्छा, जिसने इस कांड को किया वही उस गाड़ी से लेकर आ रहा था? हाँ, उन्हीं के समाज के लोग थे, उन्हीं के अगल बगल के लोग थे उस गाड़ी में, जिन्होंने हमसे कहा कि आपकी बच्ची जीवित है, आप रोइए मत, चलिए इसको पहले इलाज कराते हैं, बाद में जो दोषी होगा उनका सज़ा दिया जाएगा।
हम भी माँ थे, अपने बच्ची को छटपटाहट देख के लगा कि हाँ अगर तत्काल हम लोग हॉस्पिटल जाते तो मेरी बच्ची बच जाएगी या भगवान मुझे लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब गाड़ी में लेके यहाँ से गए वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम जीविका में सीएम के पद पे कार्यरत हूँ, जिससे मैं 1200-1500 रुपये महीना कमाती हूँ। घर भी मुश्किल से चला पाती हूँ, फिर भी हिम्मत करके मैं बोली कि नहीं, चाहे जो भी लगे लेकिन मेरे बच्ची को भगवान लौटा दे। यही हिम्मत रख के मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू कर दिया। लेकिन एक दिन में 1 लाख रुपया देना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात था। मेरी बच्ची सांस ले रही थी, उम्मीद था दिल में। वहाँ से लेके हम मेडिकल चले गए। मेडिकल जाने के एवज में मेरी बच्ची जो बात की वो देख के, जब बच्ची मेरी जन्म ली थी उस समय हमें गर्व था कि हम एक बेटी की माँ हैं। जब जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई, एक उम्मीद जागती गई। मेरा एक सपना था कि बेटी क्या होती है ये समाज को दिखाना था। मेरा एक ललसा था कि बेटी पढ़े लिखे और दुनिया में आगे बढ़े। मैंने हर संभव प्रयास किया, उसको हर तरह से पढ़ाया। मेरी बेटी मैट्रिक में भी फर्स्ट लाई। हमेशा कहती थी कि माँ तेरा सपना पूरा करूँगी। इंटर इस साल फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। उसका इच्छा था कि हम टीचर ट्रेनिंग करेंगे माँ, हम समाज को कल्याण का काम करेंगे। हमारे भी मन में उम्मीद था कि हाँ भगवान करे कि सबको ऐसी बिटिया हो। मेरी बिटिया जितना ही देखने में परी की जैसी खूबसूरत थी, उतना ही पढ़ने में लायक थी। उसका भी मन में एक उम्मीद था कि मैं अपने माँ को सपना पूरा करूं, लेकिन गांव के कुछ भेड़ियों ने मेरे सपने को तोड़ दिया। मुझे इस तरह तोड़ा कि आज यही कहती हूँ कि माँ बेटी को कोख में मार दो, कम से कम इससे तो कम पीड़ा होगी ना। तो अभी हम उस माँ से बात कर रहे थे जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को आंखों के सामने छलनी होते देखा है। अपने कलेजे के टुकड़े को कुछ भेड़ियों के द्वारा प्रताड़ित होते देखा है। चूँकि उनकी जो स्थिति है, मैं उनसे और ज़्यादा बयान लेना उचित नहीं समझ रहा, क्योंकि किसी के दर्द को मज़े के रूप में नहीं लेना चाहिए और अपनी टीआरपी के लिए काम नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने उनको बीच में ही रोक दिया। अब चूँकि हमारे साथ उस बच्ची के पिता हैं। देखिए हॉस्पिटल में तो प्रशासन वहाँ पे साथ दिया। अच्छा, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती कराए तो पैसा तो खर्च करना था हमको। जी जी। तो प्रशासन को तो इसमें कुछ करना था करना नहीं था। तो वहाँ तक तो प्रशासन साथ दिया, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ठीक। उसके बाद हम अपना आर्थिक स्थिति खराब होने के अथी में मैं देखा कि भाई इतना रोज़ 1-1 लाख रुपया अगर मान लीजिए 24 घंटा में अगर एक दिन में 2 दिन में 1 लाख का खर्चा आ जाएगा तो उतना हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र करवाए। और ऐसे भी डॉक्टर वो चाह रहा था कि हाँ अब यहाँ से इनका अथी नहीं होने वाला है, इनको सरकारी हॉस्पिटल में ही भेज दिया जाए, सही रहेगा। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे 12 बजे के लगभग वहाँ पर हम लोग पहुँचे, भर्ती कराए, सब चीज़ कराए, लेकिन वो 10 बजते बजते वो दम तोड़ दिया। वो 10 बजते हाँ 10 बजते बजते दम तोड़ दिया। अच्छा, घटना के बाद जब चूँकि डेथ कर गई आपकी बच्ची, तो उसके बाद जब लाश घर पे आई होगी तो आप लोगों ने प्रशासन से तो मुलाकात की ही होगी कि हाँ हमको इंसाफ मिलना चाहिए। उस समय प्रशासन की क्या टिप्पणी रही थी? प्रशासन तो उस समय बोला कि ठीक है, इसका जो भी है आप इसका FIR पोस्टमार्टम तो हो ही गया था, इसको लाश को जलाइए, जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होगा हम करेंगे। हमको 48 घंटे का आश्वासन दिया कि हम 48 घंटे में कार्रवाई इसका करेंगे। ऐसी आश्वासन देते देते 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन आज 12 दिन 13 दिन हो गया, लेकिन आज तक ले हमको कोई इस रिस्पॉन्स इसका नहीं मिला है कि हाँ न्याय नहीं मिला है। न एक आदमी को गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, गिरफ्तारी अभी एक गिरफ्तारी एक जो साथ में हॉस्पिटल में था भर्ती, वही आदमी को एक गिरफ्तार किया गया है। बाद बाकी कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई अगर बात पूछने जाते हैं, कोई भी अगर काम के लिए जाते हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए अभी मैं सरैया से आ रहा हूँ। अच्छा। अभी SDPO साहब से मिल के आया हूँ। SDPO साहब बोल रहे हैं कि नहीं, ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है। क्या चीज़ का ऑर्डर नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बाप को जिस बेटी का नृशंस हत्या कर दी जाती है,
उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उस पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जाता है। ये है अपना बिहार। कंटिन्यू। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे तो आप जाके मीडिया वाले को दे दोगे, मीडिया वाला पूरा कर देगा। कोई आपको, हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम करेंगे। तो मैं ऐसे अफसरों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप कानून की दलाली कर सकते हैं अथवा आप गुंडों की दलाली कर सकते हैं, लेकिन मीडिया कभी गुंडों की दलाली नहीं करता है। हम अपनी जान पर खेलकर ऐसे ऐसे लोगों के न्याय के लिए खड़े होते हैं और सदैव खड़े रहेंगे। मैं ऐसे अफसर जो ये सोचते हैं कि हाँ, ऐसे पिता अगर मीडिया के संपर्क में आ जाएंगे तो ज़्यादा मामला आगे बढ़ सकता है, तो मैं ऐसे अफसरों को ये बात बता देना चाहता हूं डंके की चोट पर कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें अथवा न दें। आज एक मीडिया खड़ा हो रहा है, मैं कल 10 मीडिया हम जैसे खड़े हो जाएंगे। फिर इंसाफ आप तो क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, ऊपर वाला जो बैठा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जजमेंट तो उसको भी नीचे आकर करना पड़ेगा। ये हम दावा ठोक कर कहते हैं।